क्या अच्छी बहू साबित हो पाई शिवानी? लेखक सुधीर शर्मा। दवा की दुकान से बैंडेड खरीदकर शिवानी घर की तरफ चल पड़ी। मौसम बहुत सुहावना था। किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती थी। ठंडी हवा के झोंकों ने उसके तन मन को तरोताजा कर दिया। कोठी तक पहुंचने में उसे करीब 15 मिनट लगे। अंदर घुसते ही उसकी सास सुमित्रा ने उसे आवाज देकर अपने कमरे में बुला लिया। शिवानी, तुम कहाँ चली गई थी? सुमित्रा नाराज और परेशान नजर आई। मम्मी जी केमिस्ट से बैंडेड लाने गई थी। शिवानी डरी सहमी बोली। सेब काटते हुए चाकू से उंगली कट गई थी। देखो, सेब काट कर देने का काम कमला का है। हमारी सेवा करने की वह पगार लेती है। उसका काम खुद करने की आदत तुम्हें छोड़नी चाहिए। जी। सास की कही बातों के समर्थन में शिवानी के मुंह से इतना ही निकला। बैंडेड लाने इतनी दूर तुम पैदल क्यों गई? क्या ड्राइवर राम सिंह ने कार से चलने की बात तुमसे नहीं कही थी? कही थी, पर दवा की दुकान है ही कितनी दूर। मैंने सोचा कार से जाने की अपेक्षा पैदल जाकर जल्दी लौट आऊंगी। शिवानी ने सफाई दी। इस घर की बहू हो तुम शिवानी। किसी काम से बाहर निकलो तो कार से जाओ। वैसे खुद काम करने की आदत अब छोड़ दो। जी। शिवानी और कुछ न बोल सकी। मैं समझती हूँ कि तुम्हें मेरी इन बातों में खास वजन नजर नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे मायके में कोई इस तरह से व्यवहार नहीं करता, लेकिन अब तुम मेरे कहे अनुसार चलना सीखो। हर काम हमारे ऊंचे स्तर के अनुसार करने की आदत डालो और सुनो। नेहा के साथ डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक पर जाकर अपनी उंगली दिखा लेना। मम्मी जी, जख्म ज्यादा गहरा? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अपनी सास की पैनी नजरों से घबराकर शिवानी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही ठीक समझा। जाओ, नाश्ता कर लो और सारा काम कमला से ही कराना। अपनी सास के कमरे से बाहर आकर शिवानी कमला को सिर्फ चाय लाने का आदेश देकर अपने शयन कक्ष में चली गई। समीर की अनुपस्थिति उसे बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। वह सामने होता तो रो झगड़ कर अपने मन की बेचैनी जरूर कम कर लेती। इन्हीं विचारों की उधेड़बुन में वह अतीत की यादों में खो गई। समीर के साथ उसका प्रेम विवाह करीब 3 महीने पहले हुआ था। एक साधारण से घर में पली बड़ी शिवानी एक बेहद अमीर परिवार की बहू बनकर आ गई। समीर और शिवानी एमबीए की पढ़ाई के दौरान मिले थे। दोनों की दोस्ती कब प्रेम में बदल गई उन्हें पता भी न चला, पर कॉलेज के वे दिन बेहद रोमांटिक और मौज मस्ती से भरे थे। शिवानी को समीर की अमीरी का एहसास था, पर अमीर घर की बहू बनकर उसे इस तरह घुटन व अपमान का सामना करना पड़ेगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। शिवानी चाहकर भी ऐसे मौकों पर अपने मन की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण में न रख पाती। वह अजीब सी कुंठा का शिकार होती और बेवजह खुद की नजरों में अपने को गिरा समझती। ऐसा था नहीं, पर उसे लगता कि सास ससुर व ननद तीनों ही मन उसका मजाक उड़ाते हैं। सच तो यह है कि उसे बहू के रूप में अपनाकर भी उन्होंने नहीं अपनाया है। हर 2-4 दिन बाद कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर हो जाती है जो शिवानी के मन का सुख चैन खंडित कर देती। वह दहेज में जो साड़ियां लाई थी, उनकी खरीदारी उसने बड़े चाव से की थी। उसके माता पिता ने उन पर अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया था, पर यहाँ आकर सिर्फ 2 साड़ियां पहनने की इजाजत उसे अपनी सास से मिली। बाकी सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बहू, साड़ियों में कोई बुराई नहीं है, पर इनकी कम कीमत का अंदाजा मेरी परिचित हर औरत आसानी से लगा लेगी। तब मैं उनकी माखौल उड़ाती नजरों का, तानों का सामना नहीं कर सकूंगी। प्लीज तुम इन्हें मत पहनना, या कभी मायके जाना तो वहां जी भर कर पहन लेना। अपनी सास की सलाह सुनकर शिवानी मन ही मन बहुत दुखी हुई थी। बाद में शिवानी ने गुस्से से भरकर समीर से पूछा था, दूसरों की नजरों में ऊंचा बने रहने को क्या हमें अपनी खुशी व शौक दांव पर लगाने चाहिए? डार्लिंग, क्यों बेकार की टेंशन ले रही हो? समीर ने बड़े सहज भाव से उसे समझाया। माँ तुम्हें एक से बढ़कर एक बढ़िया साड़ी दिला रही है ना। उनकी खुशी की खातिर तुम ऐसी छोटी मोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। शादी के बाद समीर के प्रेम में जरा भी अंतर नहीं आया था। इसी बात का उसे सबसे बड़ा सहारा था, वरना वह अपनी ससुराल वालों की अमीरी की दिखावट के कारण अपना बहुत ज्यादा खून फूंकती।
उसके ससुर रामनाथ जी ने भी उसकी इच्छाओं व भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। शिवानी समीर के बराबर की योग्यता रखती थी। दोनों ने एमबीए साथ साथ किया था। पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनने की इच्छा सदा ही उसके मन में रही थी। समीर ने अपने खानदानी व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू किया। शिवानी भी वैसा ही करना चाहती थी और समीर को इस पर कोई ऐतराज न था, पर उसके ससुर रामनाथ जी उसकी बिजनेस में सहयोग देने की इच्छा जानकर अपना एक तरफा निर्णय पल भर में सुना दिया। अपनी भाभी या बड़ी बहन की तरह से काम पर जाने की उसे ना तो जरूरत है और ना ही ऐसा करने की इजाजत मैं उसे दूंगा। अब वह मेरे घर की बहू है और उसे सिर्फ ठाट बाट व रुतबे के साथ जीने की कला सीखने पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। एक बार फिर समीर उसे प्यार से निराशा व उदासी के कोहरे से बाहर निकाल लाया था। अपने पति की गैर मौजूदगी में ससुराल की आलीशान कोठी में शिवानी लगभग हर समय घुटन व बेचैनी का अनुभव करती। यद्यपि कभी किसी ने उसके साथ बदसलूकी या उसका अनादर नहीं किया था, फिर भी शिवानी को हमेशा लगता कि वह शादी करके सोने के पिंजरे में कैद हो गई है। कमला ने चाय की ट्रे लेकर कमरे में प्रवेश किया तो शिवानी अतीत की यादों से उबर आई। उसके आदेश पर कमला चाय की ट्रे मेज पर रखकर बाहर चली गई। खराब मूड के चलते शिवानी ने कमरे में रखे स्टील के ग्लास में चाय बनाई, क्योंकि ठंडे मौसम में स्टील के ग्लास में चाय पीने का उसका शौक वर्षों पुराना था। पहली दफा उसकी सास ने उसे स्टील के ग्लास में चाय पीते देखकर फौरन टोका था, बहू वैसे तो चाय ग्लास में भी पी जा सकती है, अपने मायके में तुम ऐसा करती ही रही हो, पर यहाँ की बात और है। अच्छा रहेगा कि कमला चाय की ट्रे सजा कर लाए और तुम हमेशा कप प्लेट में ही चाय पीने की आदत बना लो। आज बैंडेड वाली घटना के कारण शिवानी के मन में विद्रोह के भाव थे, तभी उसने चाय ग्लास में तैयार की और ऐसा करते हुए उसे अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। समीर फैक्ट्री के काम से 3 दिन के लिए मुंबई गया था। उसकी गैर मौजूदगी में शिवानी की व्यस्तता बहुत कम हो गई। चाय पीने के बाद उसने कुछ देर आराम किया, फिर उठने के बाद वह अपने भैया के घर जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गाजियाबाद जाने की तैयारी में लग गई। सुमित्रा को जब पता चला कि बहू गाजियाबाद जाने की तैयारी कर रही है तो यह सोचकर वह भी पति रामनाथ सहित बहू के साथ होली ही रास्ते में अपनी बहन सीमा से मिल लेंगी। मम्मी पापा और भाभी को जाता देखकर नेहा भी उनके साथ होली। सुमित्रा की बड़ी बहन सीमा की कोठी ऐसे इलाके में थी जहां का विकास अभी अच्छी तरह नहीं हुआ था। रास्ता काफी खराब था, सड़क पर प्रकाश की उचित व्यवस्था भी नहीं थी। ड्राइवर राम सिंह को कार चलाने में काफी कठिनाई हो रही थी। सुमित्रा जब अपनी बहन के घर पहुंची तो पता चला कि उनका लगभग पूरा परिवार एक विवाह समारोह में भाग लेने मेरठ गया हुआ था। घर में सीमा की छोटी बेटी अंकिता और नौकर मोहन मौजूद थे। अंकिता ने जिद करके उन्हें चाय पीने को रोक लिया। उन्हें वहां पहुंचे अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि अचानक हवा बहुत तेजी से चलने लगी और बिजली चली गई। मैं मोमबत्तियां लाती हूँ, कहते हुए अंकिता रसोई की तरफ चली गई। लगता है बहुत जोर से बारिश आएगी। रामनाथ जी की आवाज चिंता से भर उठी। मौसम का जायजा लेने के इरादे से रामनाथ जी उठकर बाहर बरामदे की दिशा में चले। कमरे में घुप अंधेरा था, सो वह टटोलते टटोलते आगे बढ़े। तभी एक चुईया उनके पैर के ऊपर से गुजरी। वे घबराकर उछल पड़े। उनका पैर मेज के पास से उलझा और अंधेरे कमरे में कई तरह की आवाजें एक साथ उभरी। मेज पर रखा शीशे का गुलदान छनाक की आवाज के साथ फर्श पर गिरकर टूट गया। रामनाथ जी का सिर सोफे के हत्थे से टकराया। चोट लगने की आवाज के साथ उनकी पीड़ा भरी हाय पूरे घर में गूंज गई। क्या हुआ जी? सुमित्रा की चीख में नेहा और शिवानी की चिंतित आवाजें दब गईं। रामनाथ जी किसी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं रहे थे। उनकी खामोशी ने सुमित्रा को बुरी तरह से घबरा दिया। वह किसी पागल की तरह चिल्लाकर अंकिता से जल्दी मोमबत्ती लाने का शोर मचाने लगी। अंकिता जल्दी मोमबत्ती ले भागती सी बैठक में आई। उसके प्रकाश में फर्श पर गिरे रामनाथ जी को देख सुमित्रा और नेहा जोर जोर से रोने लगी। अपने ससुर के औंधे मुंह पड़े शरीर को शिवानी ने ताकत लगाकर सीधा किया। उनके सिर से बहते खून पर सबकी नजर एक साथ पड़ी। पापा पापा! नेहा के हाथ पांव की शक्ति जाती रही और वह सोफे पर ढाल सी पसर गई।
शिवानी के आदेश पर अंकिता ने मोमबत्ती सुमित्रा को पकड़ा दी। मोहन भी घटनास्थल पर आ गया। शिवानी ने मोहन और अंकिता की सहायता से मूर्छित रामनाथ जी को किसी तरह उठाकर सोफे पर लेटाया। पापा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शिवानी घाव की गहराई को देखते हुए बोली, अंकिता तुम बाहर खड़े रामनाथ सिंह ड्राइवर को बुला लाओ। सुमित्रा अपने पति को होश में लाने की कोशिश रोते रोते कर रही थी और नेहा भयभीत हो अश्रुपूरित आंखों से अधलेटी सी पूरे दृश्य को देख रही थी। अंकिता बाहर से आकर बोली, भाभी आपका ड्राइवर राम सिंह गाड़ी के पास नहीं है। मैंने तो आवाज भी लगाई लेकिन उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं देखती हूँ। मम्मी आप हथेली से घाव को दबा कर रखिए। सुमित्रा की हथेली घाव पर रखवाकर शिवानी मेन गेट की तरफ बढ़ गई। अंकिता भी उसके पीछे पीछे होली। पापा को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है अंकिता। यहाँ पड़ोस में कोई डॉक्टर है? नहीं भाभी। अंकिता ने इनकार में सिर हिलाया। नजदीकी अस्पताल कहाँ है? बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर। टैक्सी या थ्री व्हीलर कहाँ मिलेगा? मेन रोड पर। चल मेरे साथ। कहाँ भाभी? टैक्सी या थ्री व्हीलर लाने, उसी में पापा को अस्पताल ले चलेंगे। अंधेरे में डूबी गली में दोनों तेज चाल से मुख्य सड़क की तरफ चल पड़ी थी। तभी बादल जोर से गरजे और तेज बारिश पड़ने लगी। सड़क के गड्ढों से बचती बचाती दोनों करीब 10 मिनट में मुख्य सड़क पर पहुंची। बारिश ने दोनों को बुरी तरह से भिगो दिया था। एक तरफ उन्हें थ्री व्हीलर खड़े नजर आए तो उस ओर चल दी। शिवानी ने थ्री व्हीलर के अंदर बैठते हुए ड्राइवर से कहा, भैया अंदर कॉलोनी में चलो, एक मरीज को अस्पताल तक ले जाना है। कौन से अस्पताल? ड्राइवर ने रूखे स्वर में पूछा। किसी भी पास के सरकारी अस्पताल में ले चलना। अब जरा जल्दी चलो, अंदर सड़क भी खराब है मैडम, स्कूटर निकल जाएगा। किसी और को ले जाओ मैडम, मौसम बेहद खराब है। बहन जी आप मेरे स्कूटर में बैठें, एक सरदार ड्राइवर ने उनकी बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए कहा। धन्यवाद भैया, शिवानी ने अंकिता के साथ स्कूटर में बैठते हुए कहा। सरदार जी सावधानी से स्कूटर चलाने के साथ साथ उन दोनों का हौसला भी अपनी बातों से बढ़ाते रहे। घर पहुंचने के बाद वह उन दोनों के पीछे पीछे बैठक में भी चले आए। मम्मी मैं थ्री व्हीलर ले आई हूँ, पापा को अस्पताल ले चलते हैं। शिवानी की आवाज में जरा भी कंपन नहीं थी। रामनाथ जी होश में आ चुके थे पर अपने अंदर बैठने या बोलने की शक्ति महसूस नहीं कर पा रहे थे। चिंतित नजरों से सबकी तरफ देखने के बाद उनकी आंखें भर आईं। इनसे चला नहीं जाएगा, पंजे में मोचाई है और दर्द बहुत तेज है। घाव को दबाकर बैठी सुमित्रा ने रुआसे स्वर में उसे जानकारी दी। ड्राइवर भैया आप पापा जी को बाहर तक ले चलने में हमारी मदद करेंगे? शिवानी ने मदद मांगने वाली नजरों से सरदार जी की तरफ देखा। जरूर बहन जी, फिक्र की कोई बात नहीं। हट्टे कट्टे सरदार जी आगे बढ़े और उन्होंने अकेले ही रामनाथ जी को अपनी गोद में उठा लिया। थ्री व्हीलर में पहले सुमित्रा और फिर शिवानी बैठी। उन्होंने रामनाथ जी को अपनी गोद में लिटासा लिया। सरदार जी ने अंकिता और नेहा को पास के सरकारी अस्पताल का रास्ता समझाया और राम सिंह के लौटने पर कार अस्पताल लाने की हिदायत देकर स्कूटर अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। बिजली की कौंध व बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश थमी नहीं थी। मुख्य सड़क के किनारे बने छोटे से सरकारी अस्पताल में व्याप्त बद इंतजामी का सामना उन्हें पहुंचते ही करना पड़ा। वहां के कर्मचारियों ने सख्त हालात स्ट्रेचर सरदार जी को मरीज लाने के लिए थमा दिया। अंदर आपातकालीन कमरे में डॉक्टर का काम 2 कंपाउंडर कर रहे थे। डॉक्टर साहब अपने बंद कमरे में आराम फरमा रहे थे। डॉक्टर को बुलाने की शिवानी की प्रार्थना का कंपाउंडरों पर कोई असर नहीं पड़ा तो वह एकदम से चिल्ला पड़ी, डॉक्टर यहाँ सोने आते हैं या मरीजों को देखने? मैं उठाती हूँ उन्हें। और इसी के साथ शिवानी डॉक्टर के कमरे की तरफ चल पड़ी। एक कंपाउंडर ने शिवानी का रास्ता रोकने की कोशिश की तो सरदार जी उसका हाथ पकड़कर बोले, बादशाह हो, इन बहन जी से उलझे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह पुलिस कमिश्नर की रिश्तेदार है। इंसान की पर्सनालिटी देखकर उनकी हैसियत का अंदाजा लगाना सीखो और अपनी नौकरी को खतरे में डालने से बचो। एक ने भागकर शिवानी के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर के कमरे का दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर ने नाराजगी भरे अंदाज में दरवाजा खोला। कंपाउंडर ने उन्हें अंदर ले जाकर जो समझाया उसके प्रभाव में आकर डॉक्टर की नींद हवा हो गई और वह रामनाथ जी को देखने चुस्ती से कमरे से बाहर निकल आया।
डॉक्टर को जख्म सिलने में आधे घंटे से ज्यादा का समय लगा। रामनाथ जी के पैर में एक कंपाउंडर ने क्रैप बैंडेज बड़ी कुशलता से बांध दिया, दूसरे ने दर्द कम करने वाले इंजेक्शन लगा दिया। मुझे लगता नहीं कि हड्डी टूटी है, पर कल इनके पैर का एक्सरे करा लेना। दवाइयाँ मैंने पर्चे पर लिख दी हैं, इन्हें 5 दिन तक खिला देना। अगर हड्डी टूटी निकली तो प्लास्टर चढ़ेगा। माथे के घाव की पट्टी 2 दिन बाद बदलवा लीजिएगा। डॉक्टर ने बड़े अदब के साथ सारी बात समझाई। तभी राम सिंह, अंकिता और नेहा वहां आ पहुंचे। नेहा अपने पिता की छाती से लगकर रोने लगी। राम सिंह ने सुमित्रा को सफाई दी। साहब ने कहा था कि घंटे भर बाद चलेंगे। मैं सिगरेट लाने को दुकान ढूंढने निकला तो जोर से बारिश आ गई। मुझसे गलती हुई, मुझे कार से दूर नहीं जाना चाहिए था। स्ट्रेचर पर लिटाकर दोनों कंपाउंडर रामनाथ जी को कार तक लाए। शिवानी ने उन्हें इनाम के तौर पर 50 रुपए सुमित्रा से दिलवाए। सरदार जी तो किराए के पैसे ले ही नहीं रहे थे। अपनी इस छोटी बहन की तरफ से उसके भतीजे भतीजियों को मिठाई खिलवाना। भैया, शिवानी के ऐसा कहने पर ही भावुक स्वभाव वाले सरदार जी ने बड़ी मुश्किल से 100 रुपए का नोट पकड़ा। विदा लेने के समय तक सरदार जी ने शिवानी के हौसले पर समझदारी की प्रशंसा करना जारी रखा। इसी तरह का काम लौटते समय अंकिता भी करती रही। वह इस बात से प्रभावित थी कि अंधेरे और बारिश की चिंता न कर शिवानी भाभी निडर भाव से 3 व्हीलर लाने निकल पड़ी थी। अंकिता को उसके घर छोड़ वह सब वापस लौट पड़े। सभी के कपड़े खराब हो चुके थे। रामनाथ जी को आराम करने की जरूरत भी थी। उस रात सोने जाने से पहले सुमित्रा और नेहा शिवानी से मिलने उसके कमरे में आई। बहू, आज तुम्हारी हिम्मत और सूझबूझ ने बड़ा साथ दिया। हमारे तो उनकी खराब हालत देखकर हाथ पैर ही फूल गए थे। तुम ना होती तो न जाने क्या होता। शिवानी को छाती से लगाकर सुमित्रा ने एक तरह से उसे धन्यवाद दिया। भाभी, मुझे भी अपनी जैसी सासी बना दो। अपने ढीलेपन पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। नेहा ने कहा, बहू, तुम्हारे सीधे साधे व्यक्तित्व की खूबियां हमें आज देखने को मिली। मुसीबत के समय हम माँ बेटी की सतही चमक दमक फीकी पड़ गई। हम बेकार तुम में कमियां निकालते थे। जीवन की चुनौतियों व संघर्षों का सामना करने का आत्मविश्वास तुम्ही में ज्यादा है। तुम्हारा इस घर की बहू बनना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। भावुक नजर आ रही सुमित्रा ने एक तरह से अपने अतीत के रूखे व्यवहार के लिए शिवानी से माफी मांगी।